नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले सभी दर्शकों से हमारी अपील, अगर आपको खुद में या अपने परिवार के किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जांच कराएं, क्योंकि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़ने का एक कारण ये भी है। इसलिए अगर किसी में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो जल्द जांच कराएं। एएनबी न्यूज आपसे ये बार बार अपील कर रहा है, वायरस को जड़ से खत्म करने में आप भी अपना सहयोग दें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गैरसैंण के भूमिधर बन गए हैं और ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से दी है। मुख्यमंत्री ने रिवर्स प्लान का संदेश देते हुए कहा कि गैरसैंण जन भावनाओं का प्रतीक है और ये हर उत्तराखंडी के दिल में बसता है। लोकतंत्र में जन भावनाएं सर्वोपरि होती हैं। गैरसैंण के रास्ते ही समूचे उत्तराखंड का विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को ही रिवर्स प्लान करना होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि रिवर्स प्लान से ही पहाड़ों की तस्वीर और तकदीर सुधरेगी। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं भी गैरसैंण का विधिवत भूमिधर बन गया हूं और राज्य सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। हम अपने युवा वर्ग को स्वरोजगार की राह पर ले जाने को प्रयासरत हैं और ऐसा करने से पहाड़ बसेगा। राज्य सरकार ने पूरी ईमानदारी से उत्तराखंड को उसके प्राकृतिक स्वरूप की ओर ले जाने और देश के विकास के लिए कार्य किया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने निशाना साधा है सरकार पर और कहा है कि मिशन 2022 कांग्रेस फतेह करेगी। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के अंदर सत्ता परिवर्तन की लहर जोर पकड़ रही है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार की गलत नीतियों और सियासी फायदे के लिए जनता से किए गए झूठे वायदों से नाराज है जनता और जनता की बेहद नाराजगी। अब जनता बदलाव चाहती है। विधानसभा क्षेत्र चक्राता दौरे पर आए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह ने आसपास के ग्रामीण इलाकों का भ्रमण किया और ग्रामीण जनता की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया। प्रीतम सिंह ने यह कहा है कि राज्य में त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने 4 साल में कोई बड़ा काम नहीं किया है। सत्ता मिलने के बाद बीजेपी सरकार जनता से किए हुए वादे भूल गई और कोरोना संक्रमण को रोकने में भी सरकार पूरी तरह से विफल रही है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि शहर से लेकर के गांव और कस्बे तक कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में उद्योग, व्यवसाय और अन्य कामकाज ठप पड़ने से हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं और प्रदेश में बेरोजगारी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। सरकार के पास ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई नीति नहीं है और विकास परक योजना भी नहीं है। 8 महीने पहले उत्तरी कश्मीर में बर्फ से फिसलकर लापता हुए उत्तराखंड के शहीद जवान राजेंद्र का शव शनिवार को बारामूला जिले में स्थित गुलमर्ग इलाके से बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार शहीद जवान राजेंद्र का पार्थिव शरीर आज देहरादून पहुंचने की संभावना थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शहीद का पार्थिव शरीर 18 अगस्त को देहरादून पहुंचेगा। सेना की ओर से मिली जानकारी के अनुसार जवान के पार्थिव शरीर का कोविड टेस्ट जम्मू में सेना के बेस अस्पताल में करवाया जा रहा है और इस पूरी प्रक्रिया में 2 दिन का समय लगने की संभावना है। ऐसे में अब जवान के पार्थिव शरीर को 2 दिन बाद ही देहरादून लाया जाएगा। जवान के शव मिलने की सूचना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिवार के लोग बेसब्री से पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि देहरादून के निवासी शहीद हवलदार राजेंद्र सिंह 11 गढ़वाल में तैनात थे और बीती 8 जनवरी को गुलमर्ग में ड्यूटी के दौरान वो एवलांच के कारण फिसलकर पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ गिर गए थे और काफ़ी खोजबीन के बाद भी उनका शव नहीं मिल पाया था, जिसके बाद सेना ने उन्हें पिछले माह शहीद घोषित कर दिया था। उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और
पूर्व मंत्री दिनेश धने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है और उन्होंने लिखा है कि मेरा कुछ दिन से स्वास्थ्य खराब चल रहा था, जिसके कारण मैंने 10 अगस्त से खुद को होम आइसोलेट कर दिया था और अब कोविड-19 जांच करवाने पर जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फिलहाल मैं स्वास्थ्य विभाग के नियमों और दिशा निर्देशों का पालन कर रहा हूं। टिहरी एसडीएम पीआर चौहान ने भी पूर्व मंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि फिलहाल उन्हें होम आइसोलेट किया गया है। जरूरत पड़ी तो उन्हें कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट किया जाएगा। ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पिछले 48 घंटे में विभिन्न गंभीर रोगों से ग्रसित 8 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इसके अलावा 15 लोगों की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव भी आई, जिसमें 6 स्थानीय लोग भी शामिल हैं और संस्थान ने इस बाबत स्टेट सर्विलांस ऑफिसर को सूचित कर दिया है और ये जानकारी एम्स के जनसंपर्क अधिकारी हरीश मोहन थपलियाल ने दी है। सागर रस्तोगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। सागर, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरीके से कोरोना यहां पर अपना कहर बरपा रहा है? सर, देखा जा रहा है ऋषिकेश में कोरोना का कहर पल पल मंडरा रहा है। आए दिन मौतें हो रही है। प्रशासन पुख्ता हो चुका है। यहाँ पर प्रशासन ने एक मोड़ लिया है। यहाँ पर एसी गेट के अंदर जो आवाजाही है बिल्कुल बंद कर दी है एम्स हॉस्पिटल के अंदर। जी, इसके अलावा जिस तरीके से 8 मरीजों की एकदम से मौत हुई है, इससे एकदम से हड़कंप मच गया होगा जिला प्रशासन में, सर, स्थानीय पूरे प्रशासन। शहर में अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है कि सभी हॉस्पिटल में सख्ताई बरती जा रही है। बाहर से ही रोक लगा दिया जा रहा है। पेशेंट को चेक किया जा रहा है थर्मल स्कैनिंग करके। बाकायदा सैंपल लेके ही बहुत इमरजेंसी केसेस में ही पेशेंट अंदर जा पा रहा है। इसके अलावा जिले और शहर में कोरोना संक्रमण की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है फिलहाल? तो पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल है। पहाड़ क्षेत्र में भी आप देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी बराबर मौतें हो रही हैं। जी, कोरोना के संक्रमण की अगर बात की जाए तो कोरोना का संक्रमण कितने लोगों में यहाँ पर फैल चुका है और क्या कुछ फिलहाल किस तरीके से जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है? सर, बराबर आए दिन मौतें हो रही हैं। आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में अक्सर आज भी ऋषिकेश आईडीपीएस चौकी में एक सिपाही पॉजिटिव आने से शहर में काफी हड़कंप मचा हुआ है। एम्स में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ने से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। जी सागर, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लगातार ऋषिकेश में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है और एम्स में 8 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है, उसको लेकर के अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है और उसी को लेकर के सतर्कता बरती जा रही है। तमाम चेकिंग के लिए भी काम किए जा रहे हैं और सैनिटाइज भी इलाके में जगह जगह पर किया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। एक तरफ जहां लगातार बारिश ऊपर पहाड़ी इलाकों में लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ निचले इलाकों में बारिश से जल भराव और बाढ़ जैसी समस्या भी पैदा हो गई है। लगातार उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है और ऐसे में ऊपर पहाड़ी इलाकों में अधिकतर राजमार्ग हैं वो बंद हो चुके हैं, जिनको खोलने का काम भी लगातार जेसीबी के साथ बड़े उपकरणों के माध्यम से उन सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है। और साथ ही रात से लगातार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। राजधानी देहरादून में भी तमाम दर्जनों कॉलोनी ऐसी हैं कि जहां पर घरों में पानी घुस गया है और इसके अलावा अगर मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो इसमें खासकर हरिद्वार पर लगातार बारिश के बढ़ते प्रकोप का असर देखने को मिल रहा है। सैकड़ों हरिद्वार के ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की जद में आते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा उत्तराखंड में मानसून सीजन जारी है और ऐसे में लगातार बारिश का होना लोगों की दिक्कतों में इजाफा कर रहा है। देहरादून में रात से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते कई रिहायशी इलाकों में पानी भी घुस गया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो भूस्खलन की स्थिति भी अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सड़क यातायात भी प्रभावित हो रहा है और ऐसे में बचाव और राहत कार्य भी लगातार जारी है। मसूरी समेत आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते शनिवार देर रात मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी मोड़ के पास एक बार फिर से सड़क का पुश्ता धंसने से
रोड जाम हो गया और इस दौरान लोक निर्माण विभाग ने कटिंग का काम भी शुरू किया। रोड पर खतरे को देखते हुए वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया और इस बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग के अपर अभियंता पुष्पेंद्र कुमार ने बताया है कि भारी बारिश के चलते सड़क और धंसने के कारण मार्ग बंद हो गया। मार्ग पर 8 बजे से कटिंग का काम भी किया जा रहा है और इस दौरान वाहनों की आवाजाही भी हो रही थी, लेकिन 11 बजे के करीब भारी बारिश के चलते सड़क का पुस्ता और धंसने से खतरा बढ़ गया। उन्होंने बताया कि बारिश के कारण मार्ग पर काम तेज गति से नहीं हो पा रहा है और अभी दीवार और कटिंग का काम किया जा रहा है। वहीं इस बारे में प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र असवाल ने ये बताया है कि मार्ग पर सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे ताकि कोई अनहोनी घटना वहां पर ना घटे। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र पाल के पास कल देर रात से पहाड़ी से मलबा आने से वहां पर सड़क बंद हो गई, जिससे सड़क के आर पार आसपास जो है वाहनों की कतार लग गई और लोग पैदल ही अपनी जान को जोखिम में डाल करके आवाजाही करने को मजबूर दिखाई दिए। मजदूर सड़क खोलने के काम में जुटे हुए हैं और बता दें कि इन दिनों ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क को चौड़ा करने का काम भी वहां पर किया जा रहा है। ऋषिकेश में शहीदों की याद में एक क्लब में जयराम आश्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 235 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। और बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सामाजिक संस्थाओं ने अपने अपने अनुसार शहीदों को याद करने का भरपूर प्रयास किया और इसी कड़ी में इस क्लब ने भी शहीदों को याद करते हुए रक्तदान करने का निर्णय लिया था। लॉकडाउन शुरू होने के बाद पहली बार बड़ी संख्या में रक्तदान करने के लिए भीड़ उमड़ती हुई शिविर में दिखाई दी और इस दौरान कई रक्तदान दाता ऐसे भी दिखाई दिए जो अब तक दर्जनों बार रक्तदान कर मरीजों की जान बचाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। संस्था के सदस्यों का कहना है कि जनहित में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन भविष्य में भी किया जाता रहेगा। 15 दिवस के इस मौके पे 15 अगस्त के इस मौके पे हमने शहीदों की याद में उनको सैल्यूट करने के लिए, नमन करने के लिए हमने ये रक्तदान का शिविर लगाया है। रोटरी क्लब द्वारा ये शिविर लगाया गया है आज यहाँ पर। इसमें IMA देहरादून प्लस एम्स ऋषिकेश की दोनों संयुक्त रूप से टीमें आई हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं रक्तदाताओं की यहाँ लाइन आज लगी हुई है हमारे इस प्रोग्राम को देखते हुए। जैसे कि हर साल आज ही के दिन हमारा क्लब रक्तदान करता है। लोग इस दिन का इंतज़ार करते हैं, रक्त देने के लिए, अपना देश को सहयोग करने के लिए याद करते हैं। आज अभी तक लगभग 12 बज रहे हैं। 10 बजे हमने कैंप शुरू किया था। हमारी लगभग 80 यूनिट डोनेट हो चुकी हैं और हम उम्मीद करते हैं आज हम 200 का आंकड़ा पार करेंगे। धन्यवाद। क्लब की ये जो मुहिम है, जो समाज के लिए, दीन दुखियों के लिए और नीडी के लिए 2 कदम आगे बढ़ के हम चलते हैं, उसी मुहिम का एक भाग है आज रक्तदान का जो शिविर किया गया है। और ये सौभाग्य है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हमारे इस मुहिम को एक गति दी है। और रोटरी क्लब के इस आयोजन पे आप ये समझिए कि कम से कम
150-200 यूनिट का जिस तरह से सुबह से ही नौजवानों की भीड़ और सभी क्लब के सदस्यों का मोटिवेशनल प्रोग्राम चला, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समाज की जागरूकता में हम कदम बढ़ा के चल रहे हैं। और चिकित्सा के रूप में 1 यूनिट ब्लड का देना 3 लोगों को फ़ायदा दे जाता है, जिनको प्लेटलेट्स की कमी होती है, जिनको आरबीसी की कमी रहती है, जिनको प्लाज्मा की कमी रहती है। तो 1 यूनिट 3 लोगों को जीवन देता है। तो इस तरह की मुहिम तो समय समय पर रोटरी क्लब आयोजित करता ही है, लेकिन आज अपने दिवस के अवसर पे कि हम स्वतंत्रता की अपनी एक परिभाषा को गठित कर रहे हैं, तो हम स्वास्थ्य को और भी शक्तिमान बनाना चाहते हैं, जिससे हमारा देश, समाज, शहर किसी आवश्यकता की कमी में अपने जान को जोखिम में न डाले। थैंक यू। डॉक्टर DK श्रीवास्तव। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि रुड़की में भी मनाई गई और रुड़की विधायक प्रदीप बद्रा के कैंप कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। विधायक प्रदीप बद्रा ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर ये कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी वो शख्सियत थे जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा और उनकी तरफ से बताए गए रास्ते पर चलने वाले लोग सदैव संपन्न रहेंगे। इस मौके पर विधायक प्रदीप बद्रा ने उनके जीवन पर भी प्रकाश डाला और कहा कि बीजेपी वो शख्सियत थे जिन्होंने देश को एक नया आयाम उपलब्ध करवाया और वहीं उन्होंने कोविड-19 के चलते भी लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की और मास्क पहनने को लेकर के सभी लोगों को सूचित भी किया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की पुण्यतिथि है। यहाँ पर हम सब लोग यहाँ पर कुछ श्रद्धांजलि दे रहे हैं कैंप कार्यालय में। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है जन जन के नेता रहे हैं और उन्होंने विश्व में अपना नाम किया और उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऐसे प्रधानमंत्री मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को मिले थे जिन्होंने एक नए आयाम लिखे और एक नए युग की शुरुआत करी। हम उनको भावभीनी और श्रद्धांजलि। देहरादून के प्रेम नगर में एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल हाईवे के निर्माणाधीन काम के चलते अतिक्रमण तौर पर हटाई जाने वाली इमारत भारी बारिश के चलते अचानक से गिर गई। बता दें कि प्रशासन हाईवे के पास अवैध निर्माणों को गिरा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी इमारतें हैं जिनको अभी तक नहीं गिराया गया है, जिसके चलते आज बारिश के कारण वो इमारत अपने आप ही ढह गई है। गनीमत ये रही कि इमारत में कोई मौजूद नहीं था और साथ ही सड़कों पर चलने वाले वाहन भी उस वक्त मौजूद नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। भारी बारिश के कारण गंगा में भारी उफान है और जिससे रायवाला के कई गांवों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नदी का जलस्तर इस कदर बढ़ गया है कि नदी किनारे बने 8 मकानों में पानी घुस गया है, जबकि कई जगहों पर सोंग नदी का पानी तटबंध तोड़ करके खेतों में भी जा घुसा है और सोंग के विकराल रूप को देखते हुए ग्रामीण दहशत में हैं। जिन 8 घरों में पानी घुसा है वहां तक पहुंचने वाले मार्ग में भी पानी भर गया है और इससे वहां पहुंचना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा रायवाला क्षेत्र के गोहरी माफी में बारिश का कहर दिखा है, जहां पर नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों और खेतों में पानी घुस गया। बाढ़ के पानी से किसानों की धान की फसल बर्बाद हो गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ कांग्रेस कमेटी गदरपुर और युवा कांग्रेस कमेटी की ओर से मुकदमा दर्ज कराने के लिए गदरपुर थाने में तहरीर दी गई है और युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव मोहनीश कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ता गदरपुर थाने पहुंचे। इस दौरान उपनिरीक्षक ललित बिष्ट को तहरीर देकर के मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। तहरीर में कहा गया कि 12 तारीख को एक न्यूज़ चैनल में जो डिबेट चल रही थी उसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए पहुंचे थे और इसके बाद उनकी मौत हो गई। उनकी मौत का जिम्मेदार संबित पात्रा को माना गया है, क्योंकि उन्होंने विषय को बदलकर उनकी भावनाओं को आहत किया था। मानना है कि 12 तारीख को एक न्यूज़ चैनल पर जो डिबेट कार्यक्रम चल रहा था उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो राजीव त्यागी जी अपना पक्ष रखने के लिए आए थे, पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए आए थे, उनकी हत्या की उनकी जो उस दिन मृत्यु हो गई, उस मृत्यु की जिम्मेदारी हम पूर्ण रूप से संबित पात्रा की मानते हैं, क्योंकि उन्होंने विषय को बदलकर उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया, उनके टीके पर सवाल उठाए, उनके हिंदू धर्म पे सवाल उठाए। वो व्यक्ति जो पार्टी की तरफ से
अपनी बात रखने के लिए आया था, वहाँ पर उसको उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा था और उस टीवी चैनल के जो एंकर थे वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे। तो हमारी आज ये मांग रही है कि संबित पात्रा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके ऊपर उचित धाराओं में सख्त कार्रवाई हो और ऐसे न्यूज़ चैनलों पर भी ऐसी डिबेट पर रोक लगे जिससे कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। टिहरी की कंडीसौड़ तहसील के अंतर्गत ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे 94 पर ढोबन गांव के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ से जिला अस्पताल हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि यह कार ऋषिकेश से उत्तरकाशी की तरफ जा रही थी और इस कार में कुल 3 लोग ही सवार थे। मौके पर पहुंचे कंडीसौड़ तहसील प्रशासन की ओर से परिजनों को सूचना दे दी गई है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से गोहरी माफी और खत्री के घरों में सोंग नदी का पानी घुस गया है। सूचना पर राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल, एसडीएम वरुण चौधरी समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मुआयना करने के बाद मंत्री ने जहां अधिकारियों को बाढ़ से सुरक्षा के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, वहीं एसडीएम ने दावा किया है कि लगातार घरों में पानी घुसने से रोकने के लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। इसी का नतीजा है कि नदी का जलस्तर बढ़ने के बावजूद जमीन का ज़्यादा कटाव नहीं हुआ। बाढ़ की वजह से हुए नुकसान का आकलन करने के बाद प्रशासन कह रहा है कि नदी का रुख मोड़ने के लिए प्रशासन ने पॉकलैंड मशीन लगा दी है। रेनफॉल और पानी के स्तर के बढ़ने की जो प्रिकॉशंस हैं वो उस पर हम पिछले 1-1.5 महीने से काम कर रहे हैं और इनमें से काफ़ी सारी जो प्रोटेक्शन वर्क है वो ऑलरेडी हो गया है, जिसके चलते हुए पिछले 4-5 दिन से लेवल बढ़ने के बाद भी उतना पानी अंदर नहीं आया है। कल रात को सर्ज थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए कुछ घर अफेक्ट हुए हैं, जहाँ कुछ रोड्स भी अफेक्ट हुई हैं, बट कोई लॉस ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं है। गौरी माफ़ी से हमने अभी पिछले 2 या 3 दिन पहले हमने 4-5 घरों को आइडेंटिफाई करा था और उन लोग को हमने यहाँ से एवैक्यूएट करके बाढ़ चौकी में ऑलरेडी प्लेस कर दिया है। और अभी हम खदरी खड़कमाफ भी गए थे तो वहाँ पे भी कुछ 2-4 घर हैं जो खतरे के निशान के पास हैं, तो उन लोग को आइडेंटिफाई करके उनको भी हम मूव कर देंगे। इन द मीन टाइम इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा जो रिवर बैंक प्रोटेक्शन का काम है वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है। यहाँ पे जैसे अभी वाटर लेवल हाई है, तो जैसे ही वाटर लेवल थोड़ा नीचे जाता है जो प्रोटेक्शन वर्क है वो फर्दर कंटिन्यू करा जाएगा। एक मशीन ऑलरेडी डिप्लॉयड है, तो जो ड्रेनेज है उसका डायरेक्शन ऑलरेडी ऑल्टर करा जा रहा है। नैनीताल के भीमताल अलचोना गांव में नोला फाउंडेशन के तहत किसान महिला पंचायत का आयोजन किया गया। यहां पर संस्था की ओर से महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का उपयोग कैसे करना है इसकी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि नोला फाउंडेशन के मुख्य उद्देश्य जल संचय करना है और संस्था की ओर से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से यहाँ की भौगोलिक स्थिति की जानकारी ली गई। और आपको बता दें कि अलचोना गांव आत्मनिर्भर गांव में से एक है, जहां पहले से ही यहां के ग्रामीण खेती बाड़ी कर तमाम तरह की सब्जियां उगा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र और नगर से सटे होने के कारण यहां पर बंदरों का आतंक भी बना रहता है। संस्था की तरफ सरकार से इन ग्रामीण क्षेत्रों में जानवरों से निजात दिलाने की मांग की गई है और साथ ही इस आत्मनिर्भर गाँव में अपने स्तर पर महिलाएँ किस तरह से काम कर रही हैं और महिलाएँ सशक्तिकरण कर अपने परिवार की आजीविका चला रही हैं। विकासखंड भीमताल में नोला फाउंडेशन की एक टीम आत्मनिर्भर जागरूक किसान पंचायत में शामिल होने आए थे, जिसमें यहाँ की खास तौर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये लोग आत्मनिर्भर कृषक हैं और अपनी आजीविका छोटी छोटी जमीनों से पैदा कर रहे हैं। जबकि अगर इनको यहाँ पर बंदर, सुअर और तमाम ऐसी चीज़ों से अगर इनको प्रोटेक्शन हमारे सरकार या प्रतिनिधि दें तो ये महिलाएं इतनी छोटी आजीविका को भी आगे बढ़ा करके इसी से अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना सभी चीज़ करते हैं। नोला फाउंडेशन एक अपने ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसमें मेन लक्ष्य हमारा पानी को लेकर के है। अगर पानी नहीं है तो जीवन नहीं है। पानी अगर आप संरक्षण करेंगे तो खेती भी होगी और जैव विविधता भी होगी, आत्मनिर्भर भी बनेंगे। और आने वाले टाइम में पानी पर अगर फोकस नहीं किया जाए तो ये समय दूर नहीं कि पानी हमारे
जीवन का अभिन्न अंग है। ये समय रहते तुरंत खत्म होने वाली की स्थिति में है, इसलिए हमें मेन जागरूकता पानी को लेकर के। ये गांव हमने इसलिए चुना, शहर के नजदीक सटे हुए, बाकी विलेज एरिया में तो बहुत कम कर दिया है। ये अलचोना गांव एक ऐसा गांव है, यहाँ पर पूरा किसान अपनी कड़ी मेहनत करता है और अच्छा उत्पादन बाजार तक पहुंचाता है। महिला डेयरी को ले लो, खेती बाड़ी को ले लो, सब्जी उत्पादन ले लो, फ्लावर ले लीजिए। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और आज सहारा चलिए फिलहाल आपने उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज़ के साथ।